नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई है और इसके साथ ही वहां पर एक राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। ये बहस सिर्फ बिहार तक नहीं रुकने वाली है बल्कि पूरे देश में बहस छिड़ेगी। बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ थी तब उसने अन्य विपक्षी दलों के साथ या अन्य दलों के साथ कहें बल्कि इसका समर्थन किया था। नीतीश कुमार एक डेलीगेशन लेकर के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि जाति जनगणना होनी चाहिए। केंद्र ने केंद्रीय स्तर पे जाति जनगणना नहीं कराया, लिहाजा नीतीश कुमार को ये दिखा कि उससे पहले क्यों न बिहार के स्तर पे सभी दलों को विश्वास में लेकर हम जाति जनगणना करा लें। उसी की आज से शुरुआत हुई है। 2024 से पहले इसके नतीजे भी आ जाएंगे तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि देश की राजनीति को किधर मोड़ता है। सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं, देश की राजनीति को। ये तो रही बिहार की बात। अब यदि थोड़ा इतिहास में चले तो अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुई थी, तब अंग्रेजों का शासन था। 1941 में भी हुई थी लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया था। 1947 में देश आज़ाद हो गया था। 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ था। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई और उनका जातिगत आधार पर जनगणना भी होती रही, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा कुछ नहीं था। फिर आया 70 का दशक जिसमें कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया और उसी आयोग की रिपोर्ट को 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू किया था। कहा जाता है कि ये ही 90 का दशक है जिसने कि भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे दी, एक नया मोड़ दे दिया। पिछड़ों को 27% का आरक्षण मिला नौकरियों में और उसका जो मैसेज गया उसने भारतीय राजनीति में काफ़ी छाप छोड़ा। पिछड़े वर्ग के नेतृत्व का उभार हुआ। उस समय लालू यादव बिहार के और मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अन्य भी कई पिछड़े नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों प्रमुख चेहरे थे। उस आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद आपने गौर किया होगा कि चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल, पिछड़े नेतृत्व या पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया जाने लगा। आज के राजनीतिक फलक पे जब आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि पिछड़े वर्ग के नेता हावी है, लेकिन जो 27% का आरक्षण मिला उससे जो है पिछड़ा वर्ग खुश नहीं है। वजह इन लोगों को लग रहा है कि हमारी आबादी ज़्यादा है और उसके अनुपात में रिजर्वेशन कम है। अनुसूचित जाति और जनजाति का तो जो भी मिला हुआ है वही उनकी आबादी है और वही उनको उतना ही उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो इनका मानना है कि हमारी आबादी 52 से 54% है, अभी आरक्षण 27% है, लिहाजा हमको आरक्षण 52% मिलना चाहिए। इस पे बहस होती है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना की। यूपीए का शासन था, लालू और मुलायम का प्रभाव था, लिहाजा उस जनगणना में भी 4000 करोड़ खर्च करके डेटा जुटाया गया था। ये बात अलग है कि उसे प्रकाशित नहीं किया गया। क्यों आखिरकार नेता हिचक जाते हैं इसको प्रकाशित करने में? इसलिए कि जो एक जातीय विभाजन होगा, जो संघर्ष होगा, उसके प्लस और माइनस दोनों होने वाले हैं। इसलिए यूपीए बेशक जो है लालू और मुलायम के दबाव में यूपीए सरकार रही, लेकिन उसके प्रकाशित नहीं किया गया। और बीजेपी भी जाति जनगणना की मांग खासतौर से पिछड़ों के लिए मांग उठाती रही है। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब भी ये बात आई थी और इन्हीं के पार्टी के नेता ने संसद में ये बात कही थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर पिछड़े 10 साल और पिछड़ जाएंगे। मुंडे ने ये बात बोली थी। बिहार में जैसे कि बीजेपी ने समर्थन किया और अब जैसे ही शुरू हुई उसका विरोध कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि कांग्रेस हो या बीजेपी या अन्य क्षेत्रीय दल जिस स्थिति में होते हैं, यदि सत्ता में होते हैं तो फिर विरोध करने लगते हैं, विपक्ष में आते हैं तो उसका समर्थन करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, यदि नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में 2 टर्म से हैं तो इसमें पिछड़ों का बहुत बड़ा समर्थन उनको मिला हुआ है। सवर्णों का भी मिला हुआ है, पिछड़ों का भी मिला हुआ है। और इनको ऐसा लगता है कि चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो या जो भी नेता पिछड़ा का जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हैं, तो इसमें वो पिछड़ों के बीच में अपना वेश बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है
कि जब तक पिछड़ों का समर्थन नहीं मिलेगा आप जो है अपने दम पे सत्ता में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल अखिलेश यादव को ले लीजिए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, दारा सिंह चौहान रहे हों, सैनी रहे हों, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को उन्होंने साधने की कोशिश की थी। ये बात अलग है कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया था और उसी में 85 और 15 का नारा भी लगा था। 85-15 कहाँ से आ गया? ये पिछड़ा अपना जोड़ लेते हैं प्लस दलित SC ST का जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये कि ये लोग कहते हैं कि सवर्ण जो है वो 15% है और मलाई वो खाते हैं और हमारी जितनी कह सकते हैं कि हमारी जितनी आबादी है उसके मुकाबले सत्ता में हिस्सेदारी कम मिलती है। दरअसल पूरी लड़ाई यहाँ की है। अब चूंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है और उसने इसका समर्थन नहीं किया तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण यही है कि जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा वैसे ही 2021 वाली जनगणना की प्रोसेस तो चल ही रही है ना, तो वैसे ही क्या होगा कि इसमें जो है और अलग अलग मांग होने लगेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है यही होगा कि हमें ज़्यादा आरक्षण दो, और भी बातें होंगी। इसमें ऐसी जातियां भी निकल करके आ सकती हैं जो ये कहेंगे कि मलाई तो ये चट कर रहे हैं, हमारी संख्या कम है, हमारे लिए ज़्यादा, हमारे लिए अलग से आरक्षण किया जाए। या ये कह सकते हैं जो नीतीश कुमार ने दांव खेला है पिछड़ा अति पिछड़ा टाइप का, और भी जो इसमें वर्ग बना दिए जाए और सब जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करने लगे। अभी जो नीट में आरक्षण की बात आई थी वो यही तो थी जिसकी वजह से जो है इंटरव्यू वगैरह जो है देर से, काउंसलिंग वगैरह देर से शुरू हुई थी। ये सब जो है पैदा होने वाला है। अब 21वीं सदी का दौर है। देश की राजनीति की स्थिति देख ही रहे हैं कि लाख जो है नारा लगा ले कि विकास के नाम पे चुनाव होगा, विकास के नाम पे कहीं चुनाव होता नहीं है। अंत में चुनाव जो है जाति और धर्म के आधार पे ही आकर के टिकता है और वही इन सारे राजनीतिक दलों को, कोई इससे परे नहीं है, वही इनको रामबाण नजर आता है। तो नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 आम चुनाव के लिए विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं कि अपने बिहार में जो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बाद बिहार का बजट सत्र होगा, उसके बाद पूरे देश में वो यात्रा निकालेंगे, वो यही दांव खेल रहे हैं। क्योंकि अभी जो बिहार का समीकरण है उसमें एनडीए के पास जो है 39 सीटें मिली थी, 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी लोकसभा में, तो अंदाजा लगा लीजिए क्योंकि ये दोनों साथ साथ थे। बहरहाल तो नीतीश कुमार चूंकि अब इधर से कूद के उधर चले गए हैं तो अपने दांव तो चलेंगे ही चलेंगे। समाधान यात्रा में से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये उनका दांव काम कर सकता है। और विपक्ष चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे और नेता KCR हों, जो भी ये एक साथ जुट रहे हैं या जुटने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार वगैरह, उनको लग रहा है कि इससे उनको फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं कि जब जातिगत जनगणना होती है बिहार की, उसके बाद क्या रेशियो निकल करके आता है। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो आधार है, जो संविधान में कहा गया, शब्द कहा गया है, वह उसके लिए यदि डेटा नहीं होगा तो हम उसके लिए नीति कहाँ से बनाएंगे। देखिए, तार्किक रूप से देखेंगे तो उनकी बात में दम हो सकता है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन क्या यही नियत भी है, ये गौर करने वाली बात है। 1993 में पिछड़ा आयोग बनता है, उसके बाद जो है 2000 उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, आकर के 2018-19 में यानी कि मोदी के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो अब मोदी ने, अभी तक पीएम मोदी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमने जो योजनाएं बनाई है उसमें न मजहब देखा है न जाति देखी है। जो यदि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा है तो उसमें सिर्फ आधार गरीब है। ठीक इसी तरीके से यदि आयुष्मान भारत शुरू किया है तो उसका आधार गरीबी है कि किसके पास है और किसके पास नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हमने जो है कोई जाति और मजहब नहीं देखी है। पिछड़ों के उत्थान के लिए हमने काम किया। बीजेपी का ये तर्क है। इधर का तर्क है कि नहीं, जिस तरीके से काम होना चाहिए हमारे पास डेटा ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। लिहाजा उसी को तर्क दे करके ये काम बिहार से शुरू हुआ है और हो सकता है इसके बाद पूरे देश के लिए दबाव बढ़े। और यदि ये जाति जनगणना पिछड़ों के लिए होती है, अलग से वो जनसंख्या में दर्शाई जाती है, तो निश्चित रूप से तय मानिएगा भारतीय राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि 90 में हुआ था। 90 में ही दोनों काम हुआ था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी जिसके जवाब में कमंडल आया था, यानी कि राम रथ लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे। और आज उसका नतीजा ये है कि बीजेपी सत्ता में है और पिछड़े वर्ग उसमें ऊपर हैं। चाहे कोई भी दल हो, पिछड़े जो है आकर के ऊपर अपनी हिस्सेदारी और मांगने लगे हैं। अभी तो उनको मिला ही है लेकिन और मांगने लगे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।